नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। काबुल एयरपोर्ट के पास गोलीबारी की गई है। एयरपोर्ट के पास गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के हालात अब बेहद खराब होते जा रहे हैं। भगदड़ मची हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, रात में जैसे ही तालिबानी लड़ाकुओं ने, तालिबानी आतंकवादियों ने ये ट्विटर पर ये जताया कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो दूसरे ही पल वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफगानिस्तान के जो नागरिक थे वो काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में एकत्रित होने लगे। दूसरे देशों में शरण लेने के लिए अब वो अफगानिस्तान से पलायन कर रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे में खबर यह है कि तालिबान ने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ के नागरिक घरों में ही रहें। और वहां पर जिस तरीके से भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे थे, उसको देखते हुए तालिबानी लड़ाकुओं ने वहां पर फायरिंग की। फायरिंग में बताया जा रहा है, जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत की खबर है। खून भी आसपास मिला है। बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट के पास जो है वो गोलीबारी की गई है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग लगातार एकत्रित हुए जा रहे हैं और वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दिल्ली से काबुल जाने वाली सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर इंडिया की उड़ान को काबुल जाना था। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 6000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेहद बेकाबू होते जा रहे हैं। इस पर पहले हमने आपको बताया कि 3 लोगों की काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के दौरान गोलीबारी से मौत हो चुकी है। अब खबर यह है कि अमेरिका ने यह दावा किया है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं, काबुल की जो सुरक्षा व्यवस्था थी अमेरिका ने अपने हाथों में ले ली। एक तरफ अमेरिका अपने सैनिकों की वहां से रवानगी करवा रहा है और अमेरिका वापस बुला रहा है, तो वही दूसरी तरफ दावा किया गया है कि 6000 सैनिकों की तैनाती वहां पर की जाएगी। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेहद बेकाबू और चिंताजनक हैं। विश्व की नजरें अफगानिस्तान पर अभी टिकी हुई हैं। दिल्ली से काबुल जाने की वाली जितनी भी उड़ानें थी उनको रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया का विमान जाने वाला था, लेकिन उसे भी रोक दिया गया। पहले आपको बताते चले, केंद्र ने कहा था कि 2 इमरजेंसी फ्लाइट्स जो हैं वो रेडी रखी जाएं, और अब जानकारी ये है कि एयर इंडिया का विमान वापस लौट चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के द्वारा संपूर्ण कब्जे के बाद लोगों में दहशत और डर का माहौल। कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो वहीं इस सब के बीच भारत स्थित अफगान दूतावास का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। इस बात की पुष्टि दूतावास के प्रेस सचिव अब्दुल हक आजाद ने की है। उन्होंने कहा है कि मैंने लॉगिन करने की कोशिश की है, लेकिन इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं मैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने भारत स्थित अफगान दूतावास के ट्विटर हैंडल तक पहुंच खो दी है। एक दोस्त ने मुझे इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भेजा है। मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन इससे मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि इसे हैक कर लिया गया है। वहीं अकाउंट हैक होने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी के नाम संदेश दिया गया है कि जिसमें उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। इस ट्वीट में कहा गया था कि हम सभी दीवार में अपना सिर पीटते रहे हैं। अशरफ गनी अपने गुंडों के साथ भाग गया, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम सभी से माफी मांगते हैं कि हमने इतने घटिया आदमी की सेवा की। अल्लाह ऐसे गद्दार को सजा दे, उनकी विरासत हमारे इतिहास पर धब्बा होगी। देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा था कि खून की नदियां बहने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि देश से बाहर जाना ही ठीक रहेगा। तालिबान ने तलवार और बंदूकों के दम पर जीत हासिल की और अब वे देशवासियों के सम्मान, धन और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार होंगी। इतिहास ने ऐसी शक्तियों को कभी नहीं अपनाया। गनी ने आगे बयान में कहा कि तालिबान के लिए आवश्यक है कि वह अफगानिस्तान के सभी लोगों, राष्ट्रों, विभिन्न क्षेत्रों, बहनों और महिलाओं को वैधता और लोगों का दिल जीतने का आश्वासन दे और वह जनता के साथ मिलकर एक स्पष्ट योजना बनाए। मैं हमेशा अपने देश की सेवा करता रहूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सदैव अटल समाधि पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि देने वाले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी स्मारक पर मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य भाजपा नेताओं ने सदैव अटल समाधि पर वाजपेयी जी को नमन किया है और श्रद्धांजलि दी है। देश के प्रमुख नेताओं में से एक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य वाजपेयी की लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका निधन हो गया था। वह 93 साल के थे। वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने 1998 और 2004 में देश की बागडोर संभाली। आपको बताते चले कि उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 2014 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। पूरे देश में कोरोना के नए मामलों को देखें तो अकेले केरल में 50% मरीज हैं। इन आंकड़ों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया की नींद उड़ा दी है। वह हालातों की समीक्षा करने आज केरल पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि राज्य में कोरोना के हालात इतने खराब नहीं, हम उचित कदम उठा रहे हैं। आपको बताते चलिए, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करने के लिए केंद्र से वैक्सीन मांगी। उनका कहना है कि राज्य में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके मुकाबले अस्पतालों के भर्ती होने वालों की संख्या काफ़ी कम है। आंकड़ों की बात करें तो केरल में अब तक 3.67 मिलियन संक्रमित सामने आ चुके हैं। इसमें से 18,601 की मौत हो चुकी है। रविवार को राज्य में सबसे ज़्यादा 18,582 मामले सामने आए। इनमें से 102 की मौत हो गई। करीब 21,000 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 34,92,367 तक पहुंच गई है, जबकि राज्य में अभी भी सक्रिय मामलों की संख्या 1,78,630 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आपको बता चले, रविवार को 1,22,970 लोगों को कोरोना की जांच की गई। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता चले, व्यापारी से लगभग 1 करोड़ की लूट की गई है। हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को लूटा है। बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था व्यापारी। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला जो है वो कैद हो चुका है। पुलिस अब आपको बता चले सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है और मामला जानने की लगातार कोशिश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, लगातार लूट की जो घटनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। उसको देखते हुए मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चले, व्यापारी से लगभग 1 करोड़ के आसपास रुपए जो थे वो लूट लिए गए। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगातार नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को भारत में एक दिन में कुल 32,937 नए केस सामने आए। इसके अलावा एक दिन में 417 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 4,31,642 हो गई। देश में एक्टिव केसेस की कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1.18% है, जो मार्च 2020 के मुकाबले सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा एक्टिव केसेस की संख्या 145 दिनों में सबसे कम हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामले जो हैं वो लगभग 3,81,947 है। यहाँ नहीं, रिकवरी रेट जो है वो भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। 2022 के बाद पहली बार कोरोना रिकवरी रेट जो है वो 97.48% दर्ज किया गया। अब तक देश में 3,14,11,092 लोग जो है कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। बीते एक दिन में ही करीब 36,000 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। यही नहीं, वीकली पॉजिटिविटी अब जो है वो 2.01% पर आ गया है और आने वाले दिनों में इससे भी कम होने की उम्मीद है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो यह भी 2.79% है। अब तक देश में 54 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। एक तरफ नए केसों की कमी होती है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार ने संक्रमण में देश को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमण के नए केसों की रफ्तार भारत में बीते करीब 2 महीनों में लगातार थमती जा रही है। नए केसों की संख्या 50,000 से कम पर बनी हुई है, जो बड़ी राहत का संकेत।
तो सरकारें कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क दिख रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी करीब 8 शहरों में कोरोना लॉकडाउन को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। इसे लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी है। कहा है कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और इसी के साथ साथ गांधीनगर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आपको बताते चले, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पाबंदियां 29 जुलाई लागू हुई थी वही पाबंदियां 28 अगस्त तक लागू रहेंगी। उस आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव की अनुमति दी गई थी, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 9 फीट होनी थी। गणेश उत्सव के मुद्दे को लेकर गणेश उत्सव समिति के सदस्य गृह राज्य मंत्री से भी बात कर चुके हैं। तो पठानकोट के समीप रंजीत सागर डैम झील के पास 2 हफ्ते पहले सेना के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के 2 पायलटों में से एक का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। सेना के सूत्रों ने बताया है कि दूसरे पायलट के पार्थिव शरीर के लिए तलाश अभियान जारी है। एक सूत्र ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल एएस बाथ का पार्थिव शरीर रंजीत सागर झील से शाम 6:19 पर बरामद कर लिया गया है और दूसरे पायलट का पार्थिव शरीर बरामद करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चले, सेना की विमानन इकाई का हेलीकॉप्टर रुद्र 3 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त होकर झील में गिर गया था। वह उस समय प्रशिक्षण उड़ान भर रहा था। कई एजेंसियों के दल ने तलाश और अभियान चलाया था। उसने हेलीकॉप्टर का मलबा भी बरामद किया था। यह हेलीकॉप्टर पठानकोट स्थित एविएशन स्क्वाड्रन का था। सेना की पश्चिमी कमांड ने 4 दिन पहले ट्वीट किया, रंजीत सागर झील में दुर्घटनाग्रस्त सेना के हेलीकॉप्टर का मलबा जलाशय की सतह से करीब 80 मीटर की गहराई में बरामद किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ केरल पुलिस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रम के खिलाफ राज्य की राजधानी में पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान कथित तौर पर उल्टा तिरंगा फहराने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि भाजपा नेताओं ने कहा है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि फहराने के क्रम में गलती दिख गई थी, इसलिए इसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया था। वहीं कई वामपंथी कार्यकर्ताओं ने फोटो और वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि इसे फहराने के बाद ही देखा गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज की जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया। पहली बार अपने पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराने वाली सत्तारूढ़ माकपा भी विवादों में घिर गई है। कांग्रेस नेता के.एस. सबरीनाथन ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय एकेजी सेंटर पार्टी के झंडे के समान स्तर पर तिरंगा फहरा रहा है। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है, जो विशेष रूप से कहता है कि कोई अन्य ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या उसके बगल में नहीं रखा जाना चाहिए। बीजेपी ने भी इसकी आलोचना की थी। भगवा पार्टी नेता वी राजेश ने कहा कि बहुत धूमधाम से झंडा फहराने लगे, कार्यवाहक सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यह दिखाता है कि पार्टी किसी भी अपराध से बच सकती है। हालांकि माकपा ने आरोपों से साफ तौर से इनकार कर दिया। तो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी सुष्मिता देव ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। पहले उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा, इसके बाद अब उन्होंने ट्विटर के बायोस में खुद को कांग्रेस का पूर्व नेता बता डाला है। उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा था। आपको बताते चले कि लंबे समय से वह पार्टी से नाराज चल रही थी। असम विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आई थी। मार्च महीने में भी तो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुष्मिता देव के इस्तीफे की अटकलों को खारिज कर दिया पड़ा था। उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस के महिला विंग की प्रमुख सुष्मिता देव ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक संक्षिप्त पत्र में पूर्व संसद सदस्य ने कहा, वह पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने 3 दशक से लंबे जुड़ाव को संजोती हूं। आपने मुझे जो मार्गदर्शन और अवसर दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करती हूं। देव दिवंगत दिग्गज कांग्रेसी नेता मोहन देव की बेटी हैं। 2014 में पहली बार सिलचर की पारिवारिक सीट से संसद पहुंची थी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सोमवार यानी कि आज खेला होबे दिवस मनाने जा रही हैं। इसकी घोषणा उन्होंने 21 जुलाई को टीएमसी की वार्षिक शहीद दिवस रैली में की थी। इसके तहत हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी खेला होबे दिवस मनाने जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी इसके खिलाफ शहीद सम्मान यात्रा निकालेगी। बंगाल इकाई की ओर से निकाली जाने वाली यह यात्रा 3 दिवसीय होगी। इसमें चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा में मृतक बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस यात्रा में बंगाल से केंद्र में मंत्री बने सुभाष सरकार, जॉन बारला, शांतनु ठाकुर और निशित प्रमाणिक भी हिस्सा लेंगे और हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर
घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस यात्रा में वह एक बार फिर ममता बनर्जी के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। इसी महीने नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने खेला हॉबी के नाम से एक योजना भी शुरू की है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में खेला को बढ़ावा देने के लिए खेल व युवा मामलों के विभाग की ओर से खेल क्लबों को 1 लाख से अधिक फुटबॉल दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि भारतीय फुटबॉल संघ के तहत 303 क्लबों को 10-10 गेंदें दी जा रही हैं। मोहन बागान, मोहम्मडन और पूर्वी बंगाल को 100-100 गेंदें टोकन के रूप में दी जाएंगी। अफगानिस्तान में जिसकी आशंका थी वही हुआ। तालिबान ने राजधानी काबुल में भी कब्जा कर लिया है। रविवार को 3 बेहद अहम डेवलपमेंट हुए हैं। पहला, राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति आमिरुल्लाह सालेह ने अपने कुछ करीबियों के साथ देश छोड़ दिया। दूसरा, तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया। देर रात कुछ वीडियोज भी सामने आए, इनमें तालिबान काबुल की सड़कों पर घूमता नजर आया। तीसरा, तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आया। उसने कहा है कि सभी लोगों के जानमाल की रक्षा की जाएगी। अगले कुछ दिनों में सब नियंत्रित कर लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी और इतनी जल्दी जीत मिल जाएगी। अगले कुछ दिनों में सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तालिबान के नेता राष्ट्रपति भवन में बैठकर चैनलों को आपको बताते चले इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रपति गनी $50 लाख कैश ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही रह गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात काबुल में कुछ धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। हालांकि तालिबान के सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की। काबुल एयरपोर्ट से कॉमर्शियल उड़ानों को रोक दिया गया। इस बीच देश में अमन बहाली के लिए एक समन्वय परिषद बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें अफगानिस्तान के मौजूदा CEO अब्दुल्ला और जिहादी नेता गुलुबुद्दीन हिकमतयार भी होंगे। आपको बता चलिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सूत्रों ने कहा है कि वह संगठन बहुत जल्दी राष्ट्रपति भवन से इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान कर सकता है। इंडियन आइडल शो का शानदार फिनाले अंजाम तक पहुंच गया है और इस बार उत्तराखंड की हसीन वादियों के एक बेहतरीन कलाकार ने इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया। ग्रैंड फिनाले पवनदीप राजन ने जीत लिया। इस शो के फिनाले में उनके अलावा 5 और प्रतिभागी थे। हालांकि उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए यह शो जीत लिया है। शो जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दरअसल वह इस शो को जीतने के लिए कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 12 घंटे तक चला। यह पहली बार है जब किसी रियलिटी शो का फिनाले 12 घंटे चला है। 12 घंटे की इस रियलिटी शो के फिनाले में कई प्रतियोगी जजों और होस्ट ने परफॉर्म किया। इसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शो पर आकर अपने शो का प्रचार करके गए। शो के अंत में रिजल्ट की घोषणा की गई। हालांकि अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन के बीच कड़ा मुकाबला रहा। सोशल मीडिया पर किए गए ऑनलाइन सर्वे में कभी अरुणिता कांजीलाल जीतती नजर आई तो कभी पवनदीप राजन ने बाजी मारी। इन दोनों के अलावा सन्मुख प्रिया, मोहम्मद दानिश निहाल, तौरो और साइली कामले फाइनलिस्ट के तौर पर चुने गए थे। यह सभी 6 के 6 प्रतियोगी पिछले कई महीनों से इस शो और राशि पर अपना अधिकार जमाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भरी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई। हालात कुछ इस कदर बेकाबू हुए कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। नौबत मारपीट तक आ गई। मामला खोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित किड्स स्कूल कैंपस का। तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा की। जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रखकर पेट्रोल से भरी बोतल लूटते नजर आए। जबकि हजारों की इस भीड़ में आग की एक छोटी सी चिंगारी भारी तबाही मचा सकती थी। कौशाम्बी में चायल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। बीजेपी विधायक ने जनपदवासियों से बड़ी तादाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भरवारी के किड्स स्कूल कैंपस में हुई। तिरंगा यात्रा करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर देर शाम सराय आकिल कस्बे में पहुंचा। विधायक के इस तिरंगा यात्रा में लापरवाही की भयानक वीडियो सामने आई। उसमें आग की एक छोटी सी चिंगारी सैकड़ों लोगों की जिंदगियां ले सकती थी।
तो मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के आवास पर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि घटना रविवार रात करीब 10:15 बजे की है, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलांग के 3rd माइल में स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास में पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारी ने कहा कि पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में गिरी, जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। हालांकि चौकीदार ने आग तुरंत बुझा दी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद राज्य सरकार ने शिलांग में कर्फ्यू लगा दिया और कम से कम 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी। इस बीच मेघालय के गृह मंत्री लखमने रिबोई ने शिलांग में एक पूर्व उग्रवादी को पुलिस द्वारा गोली मारने की बात कही है और इस्तीफा दे दिया है। रिबोई के मुख्यमंत्री से आत्मसमर्पण करने वाले प्रतिबंधित हाइन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के स्वयंभू महासचिव चेरिस्टर फील्ड थांग्यू को गोली मारने के मामले की न्यायिक जांच करने की उन्होंने मांग की।